इसी एक्सटर्नल सेक्टर में एक्चुअली में अब जो वर्ल्ड लेवल के मल्टी नेशनल वो हैं इंस्टीट्यूशंस, वर्ल्ड लेवल के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक वर्ल्ड बैंक, IMF, ADB, AIIB या न्यू डेवलपमेंट बैंक, इन सब के बारे में आज बताएंगे ज़्यादातर, और इनके एप्लीकेशन क्या क्या हैं, क्या क्या काम करते हैं, क्या इनके मतलब इनकी गवर्निंग बॉडी इनको कैसे ऑपरेट करती है और किस ऑब्जेक्टिव के लिए ये काम करते हैं। तभी पहला टॉपिक होगा इसमें, इसी एक्सटर्नल सेक्टर से ही रिलेट करके आप लिखिएगा, जो है ना इसमें आता है वर्ल्ड बैंक एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड बैंक एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। बैंक से तो ये लग रहा होगा क्या है बैंक। अब ये वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक हिंदी में कहते हैं, ठीक। इसकी एक्चुअली में 5 ब्रांचेज हैं। पहले ये देख लेते हैं ये कब बना है, ठीक। तो ये जो है ब्रेटन वुड एक्चुअली में रिकमेंडेशन थी, और ब्रेटन वुड 1944 में हुआ था मीटिंग, और ये 1945 से ये पिक्चर में आया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव इसका। तो 1945 में एक्चुअली में कंडीशन क्या थी अपने मतलब वर्ल्ड लेवल पे, उसमें वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना, 1944 या 1945 के आसपास ख़त्म हुआ है। वर्ल्ड वॉर कब ख़त्म हुआ, सेकेंड वाला? बताओ। जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है, ठीक। ये फैक्ट एक्चुअली में नोट डाउन करिएगा, एक्चुअली में प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, स्पेशली PCS वगैरह में। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस होती है 1944 में। उसी के थ्रू ये वर्ल्ड बैंक बनाया जाता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोई बताएगा? हाँ, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC किसी की कैपिटल है क्या? USA की कैपिटल क्या है, न्यूयॉर्क है कि वाशिंगटन DC है? गुड। अभी इसके टोटल मेंबर कितने? 188 हैं। अगर अपडेट हुआ होगा देख लेना अपना। 188 मेंबर हैं इसके टोटल कंट्रियों के। इंडिया फाउंडिंग मेंबर में से है।
इंडिया इसके फाउंडिंग मेंबर में से है। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम आप लोगों को ऑलवेज याद रखना पड़ेगा। अभी करंट में कौन प्रेसिडेंट है बताओ जरा, बोल दिया हमें। ये भी एक्चुअली में प्रीलिम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कौन है अभी? प्रेजेंट में क्या चीज, क्या बोलते हैं? अंशुला खान। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट एक्चुअली में ज़्यादातर वेस्टर्न वर्ल्ड की कंट्रियों से होते हैं, क्योंकि मैक्सिमम शेयर उन्हीं का है वर्ल्ड बैंक में। तो ऐसी मोनोपोली उनकी चलती है कि उधर की तरफ डोमिनेंट रहता है। क्या ये एक्चुअली जब भी अपडेट होता रहता है तो ये चीज़ें आपको अपडेट रखनी पड़ेंगी करंट से। तो इसलिए ये प्रेसिडेंट वाला जो टॉपिक है इसको आप खुद ही नोट डाउन करिएगा। करंट में जो रहेगा उस समय, वैसे तो 4 साल के लिए रहते हैं लोग, लेकिन उसमें बीच में आपको देखना पड़ेगा कोई अपडेट हुआ हो, कब चेंज होते हैं, तो वो चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। वर्ल्ड बैंक में एक्चुअली 5 एसोसिएशन है ये, इसके 5 सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं। कई जगहों पे एक बात ध्यान रखना, कई जगहों पे एक बात ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक की जगह कई बार लिखा रहता है IBRD। एक्चुअली ये इसका सब्सिडरी है बैंक, लेकिन मेनली एक्चुअली में IBRD एंड IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इन दोनों को एक्चुअली में मिला के भी वर्ल्ड बैंक कहते हैं। लेकिन वर्ल्ड बैंक की 5 शाखाएं हैं, IBRD है, IDA है, IFC है, मीगा है और एक है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट है। तो अभी एक्चुअली में कई जगहों पे क्वेश्चंस में डायरेक्टली वर्ल्ड बैंक ना लिख के IBRD लिख देता है, कई बार ऐसा क्वेश्चंस में आ जाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी वर्ल्ड बैंक की जगह IBRD लिखा है तो आप ये समझिएगा कि जो भी वर्किंग या जो भी क्वेश्चन रिलेटेड पूछा जा रहा है उसमें प्रोविजन, उसमें आपको वर्ल्ड बैंक का ध्यान रखना है। ये नोट फॉर्म में लिख लीजिएगा। ये बेसिक नोट डाउन कर लिए ना। अच्छा, एक प्रीवियस क्वेश्चन मैं पूछूं, उसमें तुम लोगों को पढ़ाया था मैंने काउंटर वैलिंग ड्यूटी और एंटी डंपिंग ड्यूटी। इसमें डिफरेंस कौन बताएगा मुझे? एंटी डंपिंग ड्यूटी था और काउंटर वैलिंग ड्यूटी था। काउंटर वैलिंग ड्यूटी पढ़ाया था और एंटी डंपिंग ड्यूटी पढ़ाया था मैंने एक्सटर्नल सेक्टर में। वर्ल्ड बैंक का ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड बैंक बनाया किस लिए गया है, इसमें कुछ पॉइंट्स आपको नोट डाउन करने पड़ेंगे। बताओ मुझे। काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, किस पे?
सब्सिडी दिया हो टैक्स करने, उसको बैलेंस करने के लिए काउंटर वैल्यू ड्यूटी लगाते हैं उसी के प्रपोर्शन में। करेक्ट, ठीक है। और एंटी डंपिंग ड्यूटी भी होगा कि कोई डंप कर रहा है सस्ता सस्ता सामान बेच डायरेक्टली, उस पर जो ड्यूटी लगाएंगे वो एंटी डंपिंग ड्यूटी होगी, डंप करने की कोशिश कर रहा है। लिखिए वर्ल्ड बैंक के बारे में। ये एक्चुअली में 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एक समूह है, पहला पॉइंट लिख लीजिए। फाइव इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक ग्रुप है ये। दूसरा पॉइंट है, ये डेवलपिंग कंट्री मतलब विकासशील देश और अंडर डेवलप्ड कंट्री को ही लोन प्रोवाइड करता है। डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड, इस बात को ध्यान रखिएगा, डेवलप्ड कंट्रियों को नहीं प्रोवाइड करता लोन, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों को लोन प्रोवाइड करता है। वर्ल्ड बैंक यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप में एज अ ऑब्जर्वर है, पर्यवेक्षक। ऑब्जर्वर को पर्यवेक्षक कहते हैं, क्या कहते हैं? यूएन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप में वर्ल्ड बैंक एज अ ऑब्जर्वर है। यूएन डेवलपमेंट ग्रुप ये यूनाइटेड नेशन का ऑर्गेनाइजेशन है। यूनाइटेड नेशन पता है ना, इसमें जो वर्ल्ड बैंक है एक ऑब्जर्वर की भूमिका में है। ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका। ठीक, यूएनडीजी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट ग्रुप। अगला पॉइंट इसमें है, ये जैसे अभी बताया क्या है कि 5 ऑर्गेनाइजेशंस का ग्रुप है ना, इंडिया इसमें से सिर्फ 4 का मेंबर है, 1 का मेंबर नहीं है। ठीक, तो उसमें लिखेंगे इंडिया जो मेंबर है। अच्छा पहले ये लिख लीजिए इसमें 5 ग्रुप कौन कौन से हैं, वो लिख लीजिए ऐसे। इसके जो 5 ग्रुप है, 5 ग्रुप जो इसमें है, एक IBRD है, एक है IDA, एक है IFC, एक है मीगा और एक है आइस। ICIDS।
ICSID है, ठीक। इंटरनेशनल बैंक फॉर, एक IBRD है फुल फॉर्म। अब इसमें इंडिया जो मेंबर है इनका है, इसका नहीं है, ठीक। इन चारों का इंडिया मेंबर है, इसका नहीं, ठीक। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। IFC का इंडियन इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। और मीगा का है मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मीगा का फुल फॉर्म है। और इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, ठीक। ये सारे ग्रुप मिला के हैं वर्ल्ड बैंक बना है, इसमें इंडिया 4 का मेंबर है। कई बार एक्चुअली में पूछ लेता है कि इंडिया किसका मेंबर नहीं है, ये 5 डाल दिया या 4 ऑप्शन में दे दिया, जहाँ 5 ऑप्शन आते हैं वहाँ दे देगा, या जहाँ उठा के एक ये डाल देगा, नन ऑफ द अबव कर देगा एक आध ऑप्शन। उसमें आपको ये पता होना चाहिए। क्या हुआ? वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट जो होते हैं अधिकतर उस कंट्री से आते हैं जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर होता है, ठीक। ये लिख लेना। और 5 जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर हैं वर्ल्ड बैंक में वो लिख लो। यूएसए, यूके, 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वर्ल्ड बैंक में, यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान। यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, जापान। ये एक्चुअली में इतना जितना हमने अभी लिखा है ये एक तरह से वर्ल्ड बैंक का ओवरव्यू, एक डिस्क्रिप्शन हो गया, ठीक। अब लिखेंगे ऑब्जेक्टिव्स मेनली। अब डालेंगे हेडिंग ऑब्जेक्टिव्स में, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस क्या क्या है इसके, ठीक। देखिए जैसे नाम से ही एक्चुअली में डिफरेंट जो इसके ऑर्गेनाइजेशन उसके नाम से ही पता चल रहा है। ये क्या कहता है? रिकंस्ट्रक्शन। रिकंस्ट्रक्शन तो पता ही होगा क्या होता है हिंदी में, मतलब कोई भी चीज़ डेवलपमेंट का जो काम करना, कंस्ट्रक्शन वर्क कराना, ये सब रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करना मेंबर कंट्रियों को, जो सदस्य देश हैं उनको रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट में हेल्प करना।
क्या हुआ, तुम लिख नहीं रहे हो? लिख नहीं रहे हो? अच्छा, लिख लिया। पीस को पूरी दुनिया में फैलाना, फाइनेंशियल पीस इन फाइनेंशियल टर्म। फाइनेंशियल टर्म में पीस, शांति को पूरी दुनिया में एस्टेब्लिश, मतलब एक तरह से बैलेंस मेंटेन करना दुनिया में, शांति बनी रहे फाइनेंशियल टर्म में। बहुत ज़्यादा हैप्पैजार्ड चक्कर ना हो कि पता चला कहीं की इकॉनमी डूब रही है, कहीं की बढ़ रही है, कहीं कुछ फैला हुआ है, इस तरह से चीज़ें। और ये बेसिकली सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट लोन वो लोन होता है जो बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। ज़्यादातर सुनते होंगे न्यूज़ में सॉफ्ट लोन, सुनते हो ना आप लोग। सॉफ्ट लोन जो होता है बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे लॉन्ग टर्म के लिए दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक मैक्सिमम अधिकतर सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करता है। और ये उन कंट्रियों को भी हेल्प करता है जो वार से प्रभावित हुए हैं, वार से वहाँ पे दिक्कत हुई है। कई बार देखे होंगे यूएन पीस कीपिंग फोर्स या डेवलपमेंट वर्क, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क या रिफ्यूजी क्राइसिस, इस सब में जो फंडिंग होती है ये इसी सब के थ्रू जाती है। वर्ल्ड बैंक वहाँ भी लोन प्रोवाइड करता है कंट्री कंस्ट्रक्शन के लिए। कोई आपदा आ गई किसी देश में, डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्री में, तो वहाँ पे जो वर्ल्ड बैंक है सहायता देता है। जैसे उत्तराखंड में 2013 में आई थी ना आपदा, तो वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंट दिया था वहाँ पे। या नेपाल में भूकंप आया था तब भी दिया था, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वापस रिस्टोरेशन वर्क के लिए और रिहेबिलिटेशन वर्क के लिए। प्राकृतिक आपदा जब कोई आती है, और बहुत सी स्कीमों के लिए भी वर्ल्ड बैंक की फंडिंग होती है। कई सुने होंगे, कई स्कीमें जो गवर्नमेंट की चलती हैं वो वर्ल्ड बैंक फंडेड होती हैं। सुने हैं ना कुछ स्कीमों के। इवन वीकर सेक्शन को इनका एम्पावरमेंट करने के लिए भी जो स्कीमें चलती हैं उसमें भी वर्ल्ड बैंक सहयोग देता है। एजुकेशन सिस्टम में, स्किल्स डेवलपमेंट में कई ऐसी स्कीमें आगे बढ़ेंगे आप लोग जिसमें क्या सपोर्टेड रहेगा वर्ल्ड बैंक के थ्रू। इंडिया से रिलेट करेंगे तो कई चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। और ये प्राइवेट फर्म्स जो हैं बाहर की, उनको इनकरेज करता है कि आप डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रियों में इन्वेस्ट करिए। ये वाला टर्म याद रखिएगा, ये अभी फिर बीच में यूज़ होगा जब हम मीगा पढ़ाएंगे। ठीक है, प्राइवेट फर्म्स को क्या करता है, इनकरेज करता है कि आप अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रियों में इन्वेस्टमेंट करिए। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो क्या फ़ायदा होगा? जो हम FDI, FPI ये सब पढ़ाए थे, उससे फ़ायदा क्या है किसी देश को? हाँ, तेज बोलो ना, बोलो जो भी आ रहा दिमाग में बोलो, यहाँ पे इंसल्ट वाली बात नहीं है। क्या चीज़? हाँ, इकॉनमी इंक्रीज करेगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा, बोलो। तो ग्लोबलाइजेशन से कई चीज़ें फ़ायदा तो हो ही रही है। कई नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी होता है। और चीज़ें बताइए, और कुछ क्या होगा फ़ायदा? इन्वेस्टमेंट से, डेवलपमेंट से, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बढ़ेगा। जो यहाँ इन्वेस्ट करेगा उसको क्या फ़ायदा है? वो क्यों इन्वेस्ट करे यहाँ पे? कभी सोचा नहीं? FDI जो आ रही है, कोई लेके आ रहा है यहाँ पे इन्वेस्ट करने, अगर तो क्यों इन्वेस्ट करेगा? उसको क्या फ़ायदा है? करेक्ट।
मार्केट मिलेगा, यहाँ चीप लेबर भी मिल सकती है, हो सकता है उसके यहाँ से प्रोडक्शन कम हो, यहाँ से मार्केट बहुत बड़ी मिल जाएगी एक्सेस की आसानी से। मेनली तो वही है, मार्केट ही चाहिए। वो तो एफडीआई को बढ़ावा देने के लिए है ना, मुद्रा की वैल्यू कम करोगे तो एफडीआई थोड़ी ज़्यादा आएगा। हाँ, अब सारी चीज़ें एक्चुअली में सस्ती रहेंगी तो उनको एक्चुअली में फैक्ट्री सेटअप करने में आसानी होगी। चीप लेबर हुआ और भी चीज़ें जो उनकी कंट्री की अपेक्षा जो महंगाई होगी वो एडजस्ट होगी ना। और इसके ऑब्जेक्टिव, वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव और हैं इसमें, इन्वेस्टमेंट का किया, और ये लॉन्ग टर्म एक्चुअली में ग्रोथ, बैलेंस ग्रोथ को प्रमोट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड में। इंटरनेशनल ट्रेड के बैलेंस ग्रोथ को, बैलेंस्ड मतलब कहीं हैजार्ड चक्कर ना हो, हर जगह बैलेंस हो। अब अगला पॉइंट है इसमें जो गवर्निंग के रिलेटेड है, इसमें मेंबरशिप कैसे बनते हैं। कोई नया मेंबर ऐड होने के लिए लगभग 75% मेंबर्स जब अप्रूव करेंगे तो नया मेंबर इसमें ऐड हो सकता है। जो एग्जिस्टिंग मेंबर है उसके 75% मेंबर अगर किसी नए मेंबर को ऐड करने के लिए अप्रूव करते हैं तो उसका एप्लीकेशन जो देगा कि हमें इसका मेंबर बनना है तो वो मेंबर बन जाएगा। और कोई भी मेंबर नेशन जो है वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से रिजाइन भी कर सकता है। अब इसमें आते हैं जो डिफरेंट बैंक है। पहला आईबीआरडी लिख लो, पहला आईबीआरडी के बारे में लिख लो 2-3 लाइन। फुल फॉर्म उसका लिख लियो ना आईबीआरडी का। इंटरनेशनल बैंक फॉर ओल्डेस्ट, आईबीआरडी जो है ओल्डेस्ट वर्ल्ड बैंक का इंस्टीट्यूशन है। आईबीआरडी जो है वर्ल्ड बैंक का ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशन है, इंस्टीट्यूट है यह। ओल्डेस्ट मतलब सबसे पुराना, और ये 1945 में बना था, इस्टेब्लिश हुआ था 1945 में। ये मनी जो है पैसे को उधार देता है डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री, तो वही सेम है, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों को। यही दूसरा पॉइंट तो बोल रहे हैं। बहुत कम इंटरेस्ट रेट पे इसका फोकस एरिया लोन देने का रहता है। फोकस एरिया लिख लीजिए, एरिया ऑफ फोकस फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स। कौन से एरिया में ये ज़्यादातर लोन किस सेक्टर को ज़्यादा देता है। एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन सिंचाई, हिंदी में सिंचाई कहते हैं, इरिगेशन, अर्बन डेवलपमेंट शहरी विकास के लिए, अर्बन डेवलपमेंट,
हेल्थ केयर, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, फैमिली वेलफेयर, डेयरी डेवलपमेंट, इत्यादि। मेनली मेन फोकस एरिया यही सब होते हैं इसमें। एजुकेशन भी लिख सकते हो, शिक्षा में भी देता है ये। अगला लिखो, अगला आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। ये भी पहला पॉइंट है इसमें। ये 1960 में बना था, 1960 में। ये भी सॉफ्ट विंडो है। सॉफ्ट विंडो मतलब लॉन्ग टर्म सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने के लिए। सॉफ्ट विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक का सॉफ्ट विंडो ये भी कहा जाता है। इसका बेसिक एम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना मेंबर कंट्री को। जो इसके सदस्य देश हैं वर्ल्ड बैंक के, उन कंट्रियों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करना। ठीक। अगला लिखो आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, आईएफसी। हिंदी तो नहीं बताना पड़ेगा ना, अंतर्राष्ट्रीय। एक्चुअली में इंग्लिश में ज़्यादातर टर्म जो आते हैं आईएफसी वगैरह, ये ऐसे शॉर्ट टर्म में ही आते हैं। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आप लोग थोड़ा याद रखिएगा ये चीज़ें। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन एक प्राइवेट आर्म है वर्ल्ड बैंक की। ये इस्टेब्लिश हुई है 1956 में, 1956 में बनी है। में बनी है ये। ये लोन जो देती है प्राइवेट सेक्टर्स को देती है। जो इसके सदस्य देश हैं उसमें जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनको ये लोन देती है कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए, मतलब व्यापार बढ़ाने के लिए। इंडिया इसका मेंबर है कि नहीं? बोर्ड की तरफ देख के क्या बोल रहे हो, मिटा देते हैं। तब भी नकल करना पड़ रहा है। ये किसको लोन देगी? प्राइवेट सेक्टर को, ठीक, उनके कॉमर्शियल इंटरेस्ट के लिए। ये सब लाइनें एक्चुअली बेसिक लाइनें जो हैं ये आपको ध्यान रखना पड़ेगी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं। क्योंकि इतने ग्रुप हो गए, आपको आईबीआरडी दे दिया कि इस सेक्टर को दे रहा है, कोई सेक्टर उठा के डाल दिया उसमें आईएफसी वाला, तो आप क्या होंगे, थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे ना। उत्कर्ष साहब ने घटना चक्र ले रखी है क्या हिंदी वाली? नहीं लिया ना। आपको एचपी में टॉपर होने की वजह से डीएसडब्ल्यू साहब ने गिफ्ट दिया, मैं लाना भूल जा रहा हूँ।
फिर नेक्स्ट टाइम आऊँगा तो वो पूर्वालोकन, तो वो देखो कल ले आऊँगा मोस्ट ऑफ, याद रहा। परफॉर्मेंस इनकी काफ़ी अच्छी थी, 25 में से 24 सवाल सही करना बहुत बड़ी बात है। इवन आज तक इतना परसेंटेज मेरे नहीं हाई आए हैं कभी, मतलब 25 में से 24 क्वेश्चन सही होना बहुत बड़ी बात है। कोई भी टेस्ट हो XYZ, पहला टेस्ट उन्होंने दिया नहीं था, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस थी। इवन पीयूष की भी पहले टेस्ट की अपेक्षा इस बार का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। पढ़ाई रहे हैं। ठीक है, ये PPP प्रोजेक्ट के लिए भी फाइनेंस करता है, PPP प्रोजेक्ट के लिए भी। PPP प्रोजेक्ट जो होते हैं PPPP, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले, अगला पॉइंट है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये 1988 में बनी थी, एस्टेब्लिश हुई थी। क्या हुआ 1988, हाँ 1988। ये क्या करती है, इसके जैसे नाम से क्या है, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी है ना। ये एक्चुअली में डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों में क्या कर रही है, इन्वेस्टमेंट को प्रमोट कर रही है और उनका इंश्योरेंस दे रही है इन्वेस्टमेंट का, कि मतलब आप इन्वेस्टमेंट करिए, अगर पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से आपको कोई दिक्कत होती है उसका इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है ये। पॉलिटिकल रिस्क की वजह से अगर आपके इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत होती है तो उसको क्या करेगी, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी इन्वेस्टमेंट को। इसके नाम से ही पता चल रहा है ना, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। ये क्या करेगी बेसिकली, ये प्रमोट करेगी ना, इसका काम तो हुआ प्रमोट करना ना इन्वेस्टमेंट अंडर डेवलपिंग और डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्री में। अगला पॉइंट है ICSID, इंटरनेशनल सेटलमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। डिस्प्यूट्स में झगड़ा होता है ना, हिंदी वाले पता होगा ना, कोई डिफरेंसेस क्रिएट हो गया, कोई चीज़ प्रॉब्लम हो गई ट्रेड रिलेटेड, तो उसमें क्या ICSID ये 1966 में बना था, 1966 में।
इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी जो है, इसका जो डिसीजन होगा फाइनल, ये बाइंडिंग होगा मेंबर कंट्री पे। जो मेंबर कंट्रियां होंगी उस पर क्या होगा, इसका डिसीजन बाइंडिंग होगा, आपको फॉलो ही करना पड़ेगा। रूल बनाती है जो, हाँ, जो मेंबर कंट्रियां होंगी उनको एक्सेप्टेबल रूल बने। तो वो सेटलमेंट, एक्चुअली में ये एक सेटलमेंट बॉडी, डिस्प्यूट के रिलेटेड कोई चीज़ इशू होगा तो ये दोनों को सुलझाएगा ना मैटर, और बाकी सब तो बैंक है ना। तो इनका डिसीजन क्या मतलब, उनका डिसीजन तो वो अपना बैंक लोन देंगी, वो सेक्टर किसी सेक्टर को तो अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे देंगी ना। यहाँ तो ये है कि ये तो सेटलमेंट बॉडी है कि दो लोगों में अगर झगड़ा हुआ जैसे, फिर बात ही कर लो, फिर बात ही हमसे पूछ क्यों रहे हो। तुम लोग बच्चे हो क्या छोटे, पूछ इधर रहे हो, देख उधर रहे हो, मतलब क्या है। ठीक है, लिखो आगे। बाइंडिंग मतलब ये होगा कि जो मेंबर्स कंट्री है उनको मानना ही पड़ेगा, अदरवाइज उन पे कोई न कोई टर्म्स एंड कंडीशन या फाइनेंशियल आगे लोन नहीं मिलेगा या कोई और उन पे पेनाल्टी लगाई जाएगी। बाइंडिंग मतलब यही होता है कि आपको रूल्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। ये कौन सा डिस्प्यूट सेटल करेगी, जैसे कोई फॉरेन कंपनी हमारे देश में आके इन्वेस्ट की, उसको इन्वेस्टमेंट में अगर गवर्नमेंट से या उस फॉरेन कंट्री से भी कोई दिक्कत होती है, तब भी ये डिस्प्यूट जो दोनों एक कंपनी और देश के बीच में जो होगा, मतलब कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आई इन्वेस्ट करने, उसको इन्वेस्टमेंट में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जो रूलिंग उनका एग्रीमेंट हुआ था वहाँ पे कोई दिक्कत है, उसमें कोई डिस्प्यूट पैदा हो रहा है, उसका भी सेटलमेंट यहाँ पे होगा जो मेंबर कंट्री है उन्हीं के बीच में। जो इसका मेंबर नहीं है उसके रिलेटेड ये नहीं रहेगा। इंडिया इसका मेंबर है क्या? इंडिया मेंबर नहीं है इसका। अब वर्ल्ड बैंक के बाद आता है IMF। अब ये इतना हो गया आपका बेसिक डिटेल्स जितना मैंने दे दिया। इसी से रिलेटेड एक्चुअली में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, और इसी के रिलेटेड आपको ये सब कोट करने के काम आएगा, समझे आप? अब वर्ल्ड बैंक कुछ रिपोर्टें भी जारी करता है, कुछ रिपोर्ट्स किसी को पता है वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस आप लोग नहीं देखें क्या? उसमें पूछता नहीं है रिपोर्ट ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, या इस रिपोर्ट में रैंकिंग कितनी है इंडिया की, पीसीएस में पूछता है, पीसीएस भी पूछता है, यूपीएससी भी पूछता है। स्टेटमेंट आता है सीधा कौन सी ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो उसके 3-4 इंस्टीट्यूशन दे दिए जाते हैं। ये अगला टॉपिक है एक्चुअली में, उसी में वर्ल्ड बैंक के बाद ये IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन आप उसमें रिपोर्ट के नाम लिखिए पहले। किसी को कुछ पता हो तो बताइए हमें भी, हम भी सुन लें जरा। खोजनी पड़ेगी। कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है? लिखिए मेन रिपोर्ट। एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जारी करता है, इस समय नहीं जारी कर रहा है 2 साल से, एक 2021 में जारी किया, 20 में जारी किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक जारी करता है।
वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये सब जो रिपोर्ट जारी होती है, इसकी जो फाइंडिंग होती है, ये आपको मेंस में कोट करने के काम आता है। ये पहली बात दिमाग में रख लीजिएगा। ये जब भी आप लोग कोट करेंगे एग्जाम में, मेंस में कोई लिखेंगे इकोनॉमी वाले आंसर्स, कहीं भी इवन सोशल इश्यूज पे जो आंसर फर्स्ट पेपर में लिखेंगे, तो उन सब में, या हेल्थ और ह्यूमन डेवलपमेंट वाले जो आंसर्स लिखेंगे सेकंड पेपर में GS2 में, वहाँ सब भी ये रिपोर्ट कोट करने के काम आएंगी आपके। अगला है, उसमें एक रिपोर्ट अगली है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस रिपोर्ट लॉजिस्टिक मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? लॉजिस्टिक वही जो ट्रांसपोर्टेशन में ईज हो जाता है, कि मतलब एक दूसरे सामान ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाए। लॉजिस्टिक मतलब सामान का आना जाना इधर उधर आसानी से होने लगे, उसमें जो खर्चे होते हैं उसके बेसिस पे कितना कम है, कितना आसानी से हो जाता, कोई हर्डल्स नहीं आता। तो इसलिए कई तरह के पोर्ट रोड जो बनाए जा रहे हैं धीरे धीरे, ये सब लॉजिस्टिक और वेयर हाउसेस बनाए जा रहे हैं। मल्टी मॉडल्स पोर्ट बनाए जा रहे हैं कई जगहों पे, या इंटीग्रेटेड पोर्ट टाइप के बनाए जा रहे हैं कि वो रोड रेल और इन सब रोड से कनेक्टेड रहें आपस में। उससे क्या होगा? उससे कि लॉजिस्टिक का ट्रांसपोर्टेशन आसानी से होगा ना इधर से उधर। इन सब चीज़ों का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में इन सब चीज़ों को चेक किया जाता है। जब आप थर्ड पेपर में ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर टॉपिक अभी पढ़ाएंगे, तो वहाँ के जब क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ सब ये सब रिपोर्ट कोट करने के काम आएंगी। आप लोग अगर रेगुलर क्लास नहीं करेंगे, कभी भी एप्लीकेशन कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर जितने भी पढ़ाता रहता हूँ बीच बीच में कनेक्ट करवाता रहता हूँ। ये चीज़ यहाँ से कनेक्टेड होंगी, उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो इकॉनमी फिर से टफ बन जाएगी। इकॉनमी एक्चुअली में कुछ है नहीं, बस इंटरकनेक्शन आप मेक करते रहिए तो आसान हो जाएगी। इसलिए प्रयास करिए, क्लास में सारे अवेलेबल हैं तो क्लास में वो चीज़ें लिंकेजेस मेक करते रहिए। जितने भी टॉपिक कॉन्सेप्चुअल पढ़ाए गए हैं पहले, वो सारे उसके एप्लीकेशन आपको दिखेंगे। क्या WTO रिपोर्ट की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यही जारी करता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक नहीं, ये हमारी तरफ से नहीं जारी करता, IMF जारी करता है। यही जारी करता है। कौन किसको IMF को कह रहे हो कि इसको वर्ल्ड बैंक को? अभी मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट लिखवा रहा हूँ ना। मैं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अभी लिखवा रहा हूँ ना। मैंने तो IMF बोला था अगला टॉपिक है, लेकिन अभी मैं रिपोर्ट जो लिखवा रहा हूँ वर्ल्ड बैंक की लिखवा रहा हूँ। IMF की हेडिंग अभी रुक जाओ भाई, मैंने बोला तो था। मैंने बात करते हुए ये बोला ना कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कौन कौन से जारी करता है, पहले वो लिख लो, पहले वो बताओ। वो तो अगला टॉपिक मैंने बोला IMF लिखना है। अगला इसमें लिखता है, अगली रिपोर्ट इनकी है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट
ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, कुछ रिपोर्टें ऐसी होंगी क्योंकि एक ही दो टर्म उसमें चेंज होंगे, पता चलेगा वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या IMF कौन जारी करता है, उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसीलिए पूरा नाम लिख के रखिएगा अच्छे से। ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट, ये वर्ल्ड बैंक के अंदर में ही लिखिएगा। अभी हम जितनी भी रिपोर्टें लिखवा रहे हैं, कौन जारी कर रहा है, वो वर्ल्ड बैंक के अंदर में लिखवा रहे हैं, इससे कंफ्यूज मत होइए आप। हम एक साथ इसीलिए नहीं लिखवा रहे हैं। ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट, अगला रिपोर्ट है इसकी, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट। एक रिपोर्ट और, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट। इंडिया डेवलपमेंट अपडेट भी यही जारी करता है। अगली रिपोर्ट है रेमिटेंस रिपोर्ट। रेमिटेंस, जो बाहर से पैसा आती है, रेमिटेंस पढ़ाया था ना मैंने आपको, NRI वगैरह जो पैसा भेजते हैं या कंपनियों से जो पैसा आता है इंडिया में, बाहर जाके जो कमा के आप पैसा भेजते हैं, वो रेमिटेंस में आता है। रेमिटेंस की हिंदी भी कुछ उस समय बताए थे, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो रेमिटेंस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक जारी करता है। अब ये रिपोर्ट कहाँ कोट करने के आपको काम आएगी, जब आप डायस्पोरा वाला इशू पढ़ते हैं और माइग्रेशन का इशू पढ़ते हैं, या आप वर्ल्ड लेवल पे जब इकॉनमी के रुपीस के एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन पढ़ते हैं उसमें, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट में डाटा कोड करने के काम आएगा ये रेमिटेंस रिपोर्ट। क्योंकि ये रेमिटेंस रिपोर्ट से आपको पता चलता है इंडिया में रेमिटेंस से कितना पैसे आता है, इंडिया की रैंकिंग कौन सी है वर्ल्ड लेवल पे, ये सब चीज़ें इसी से पता चलती हैं। तो इस रिपोर्ट को आपको ध्यान में रखना होता कोट करने के लिए। इसके डाटा आपको ये देखने पड़ेंगे, जब करंट में रहेगा तो उस रेमिटेंस रिपोर्ट में इंडिया का डाटा कितना है, कितने रेमिटेंसेस आए उस साल, उसमें वो चीज़ दी रहती है। बोलिए। हाँ हाँ, मतलब समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, सदस्य देशों का ही ये रिपोर्ट जारी करे, जितने सदस्य देश, बाकी और लोगों का रिकॉर्ड नहीं रखे। और इसमें लगभग सभी मेंबर हैं जितने हैं, जितना बड़ी इकॉनमी है लगभग सभी मेंबर हैं इससे, इसलिए वो छोड़ दीजिए। वैसे तो देश बहुत हैं, बाकी देश जो नहीं है तो वो उतना एग्जिस्टेंस में रखते भी नहीं है। मेनली जहाँ पर माइग्रेशन ज़्यादा वहाँ की रिपोर्ट है इनके पास। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इसमें आइए, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
ये भी कैसे ब्रेटन वुड जो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके थ्रू ये भी बना था। ठीक है, लिख लीजिए इसमें पॉइंट। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? 1944 में, जुलाई 1944 में ही हुई थी। ठीक, अभी जो वर्ल्ड बैंक वाली, उसी समय आईएमएफ भी बना था। और ऑफिशियली क्रिएटेड 1945 में हुआ है। ऑफिशियली क्रिएटेड 1945 में, दोनों ही आईबीआरडी और ये दोनों ना। कॉन्फ्रेंस हुई 1944 में, जाके ये बैंक कब बने? 1945 में। जब ये बना था उस समय इसमें सिर्फ 29 मेंबर थे, 29 मेंबर थे जब ये बना था उस समय। ये बनाया किस लिए गया था? ये अनस्टेबल एक्सचेंज रेट को बैलेंस करने के लिए बनाया गया था। अनस्टेबल एक्सचेंज रेट को अनस्टेबल एक्सचेंज रेट किसका होगा? मनी का होगा ना, पैसे का। तो उसके और कोई अपनी मनी को डिवेल्युएट ना करने लगे बहुत ज़्यादा, या बहुत ज़्यादा बढ़ाने ना लगे, उसको बैलेंस करने के लिए ये बनाया गया था। आईएमएफ जो है मॉनेटरी कोऑपरेशन, मतलब आपस में जो मॉनेटरी पॉलिसीज या मॉनेटरी के रिलेटेड, उसका मतलब मनी के रिलेटेड जो चीज़ें होंगी उसके बीच में जो कोऑपरेशन होगा, उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए प्रमोट करता, मॉनेटरी कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। मतलब एक्सचेंज रेट जैसे है कि वो डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रहे, किसी गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन ना रहे, इन सब बातों का ध्यान रखेगा। या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो रही है तो वहाँ पे जो फंडिंग होगी वो आईएमएफ के थ्रू होती है। आपको याद होगा जब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया में हुई थी 91 में, तो कहाँ गया था इंडिया? आईएमएफ के पास ना। उस समय ये बताया था मैंने ना, आईएमएफ ने बहुत टर्म्स एंड कंडीशन लगवाई थी, तो अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार उसने एक्सचेंज रेट को डिसाइड करवाया था। उसके पहले अपने यहाँ क्या था? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट था ना। तो जब हम आईएमएफ के पास गए उस समय, तो आईएमएफ का जो काम है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्राइसिस पे फंडिंग करता, लेकिन उसने कहा ठीक है हम करेंगे तो, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव को आप फुलफिल करिए। जब आप हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेंगे तभी हम फंडिंग देंगे आपको। इसीलिए वो एक्सचेंज रेट को क्या किया? मैनेज करवाया ना, फ्लोटिंग करवाया, कुछ चीज़ों पे मिक्स करवाया, फ्लोटिंग और फिक्स्ड का मिक्स। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, किसी को पता है? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिमांड और सप्लाई के बेसिस में जो करेंसी के वैल्यू में चेंजेस होते हैं वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, मार्केट के बेसिस पे। फिक्स वाले में गवर्नमेंट डिसाइडेड होते हैं, और दोनों का मिक्स जो होता है कि कुछ गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, कुछ चीज़ें फ्लोट करने देंगे, तो परसेंटेज के बेसिस पे कैसे गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग कहलाती है वो। इट प्रमोट्स एक्चुअली में एक्सचेंज स्टेबिलिटी। आईएमएफ एक्सचेंज प्रमोट्स एक्सचेंज स्टेबिलिटी। एक्सचेंज मतलब रूपी के एक्सचेंज।
इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हाँ, वाशिंगटन डीसी। और आईएमएफ क्या काम करेगा? कितनी मेंबर कंट्रियां हैं आईएमएफ में? कितना अभी करंट में? हाँ, 190 है ना। लास्ट कंट्री कौन सी मेंबर बनी है? सबसे एंड मेंबर 190वां। अगर 190 मेंबर है तो 190वां कंट्री कौन सी बनी है? भाई ये सब पूछा जाता है तो गूगल कर लो यार, अपडेट करो उसको, लिखो। कितने मेंबर हैं उसमें ये बताओ, और 190 मतलब लास्ट, सबसे लास्ट में कौन सी कंट्री बनी है? ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं तुम लोगों के। क्या हुआ? तीन क्या? जर्मनी बहुत पहले। क्या है नाम बताओ उसका? करेक्ट, कह रहे हैं सही है ना, वही बना है। कितने मेंबर हो गए टोटल? कौन सा हो? कौन से कंटिनेंट का कंट्री है वो? अफ्रीकन है ना कि लैटिन अमेरिका है? किस कंटिनेंट का कंट्री है वो? अंडोरा अफ्रीकन होगी? यूरोपियन? यूरोप की ना, छोटा देश है बहुत। ये सब एग्जाम में डायरेक्टली आपके पूछे जाते हैं। ये वो कंटिनेंट पूछ लेगा या कंट्री का नाम पूछ लेगा, ये चीज़ें आपको नोट डाउन करके रखनी पड़ेंगी। और अपडेट करंट में अगर कोई नई कंट्री ऐड होगी उसके बारे में आप डिटेल देख लीजिएगा उस समय। टोटल कितनी कंट्रियाँ हो गई? 190 191 हुई है? 190 है ना। 189वीं कंट्री जस्ट पहले ही उसके ऐड हुई थी। 189वीं जो कंट्री है वो जस्ट इसके पहले ही ऐड हुई थी। इसकी करंट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। करंट मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी कौन है इसकी? क्रिस्टीना लेगार्ड होंगी हमारे से। देखो क्या है वो, क्या है? लेगार्ड नहीं है, क्रिस्टीना जॉर्जीवा ना, के से है यहाँ पे क्रिस्टीना ना। क्रिस्टीना लेगार्ड इसके पहले थी। इसकी जो एमडी का नाम है वो गूगल पे सर्च करके अपडेट कर लीजिएगा जब एग्जाम देने जाइएगा उसके पहले। अभी जो है नोट डाउन कर लीजिए, लेकिन उसके बाद जब एग्जाम पास में आएगा तो वापस एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक? 2 क्रिस्टीना है, कंफ्यूज बहुत होगा। बता दे रहे हैं, एक के से है और एक सी से स्टार्ट है। इसके पहले वाली सी से स्टार्ट थी, अभी जो है के से स्टार्ट वाली है। दोनों नाम है ना? है? अभी ना के से, इसके पहले वाली देखोगे तो वो सी से स्टार्ट था, क्रिस्टीना लेगार्ड।
ये एक्चुअली में सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसी को प्रमोट करता है IMF, मेंबर कंट्रियों के बीच में सस्टेनेबल फाइनेंशियल पॉलिसीज को। ये मेंबर कंट्री को एडवाइस का भी देता है, एडवाइजरी रोल भी अदा करता है कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाएं। और ये मॉनिटर करता है फाइनेंशियल कम्युनिकेशन बिटवीन द मेंबर कंट्री। जो फाइनेंस के रिलेटेड कोई भी कम्युनिकेशन अगर होता है मेंबर कंट्री के बीच में, उसको भी मॉनिटर करता है। अगला पॉइंट इसमें लिखना, इंडिया की तरफ से जो इसमें गवर्नर होते हैं, इंडिया की तरफ से एक्स ऑफिशियो गवर्नर होते हैं फाइनेंस मिनिस्टर। बोर्ड ऑफ गवर्नर ऑफ IMF का जो होता है, उसमें जो गवर्नर की पोस्ट इंडिया की तरफ से होती है, उसमें कौन रिप्रेजेंट करता है? फाइनेंस मिनिस्टर। उस समय जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेगा वही रिप्रेजेंट करेगा। WTO में कौन करता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस था। WTO में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बताया था ना, उसमें कौन रिप्रेजेंट करता है? मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होती है ना WTO की, कॉमर्स मिनिस्टर थे ना, अब जो भी रहेंगे उसमें वही रिप्रेजेंट करेंगे, कॉमर्स मिनिस्टर। अगला है इसमें IMF हो गया। अगला है ब्रिक्स वाला बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक। अटेंडेंस सीट हो गई क्या? कहाँ पे अटेंडेंस सीट? अब 25 वाले में लगाइएगा आप लोग। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ब्रिक्स समूह तो पढ़े होंगे ना आप लोग? ब्रिक्स समूह, ब्रिक्स के बारे में पढ़े कुछ इंटरनेशनल उसमें? नहीं पढ़ा कोई ब्रिक्स के बारे में? ब्रिक्स तो थोड़ा बहुत सुना होगा ना। तो ब्रिक्स एक मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, उसी के अंडर में एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन बना था, तो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक था। ये एक्चुअली में ब्रिक्स देशों, मेंबर कंट्रियों के बीच में डेवलपमेंट और पॉवर्टी और इन सब पे काम करने के लिए बनाया गया था, फंडिंग के लिए। इसका इनिशियल कैपिटल $100 बिलियन रखा गया था। ये न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, ये सपोर्ट करेगा पब्लिक और प्राइवेट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेगा। इसका हेडक्वार्टर है संघाई चाइना।
और इसका पहला रीजनल ऑफिस जोहानसबर्ग में खोला गया है, जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में। इसका ऑब्जेक्टिव है, मेनली जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो 3-4 पॉइंट लिख लीजिए, 2-3 पॉइंट में। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को प्रमोट करेगा। अगला बैंक है एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक ये बैंक 1966 में बनाया गया था। कई कंट्रियां साथ में आके इस बैंक को बनाई थी। इस बैंक का भी मेनली काम एशिया और पैसिफिक फील्ड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। एशिया और पैसिफिक रीजन को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। वहाँ पे जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं उसमें डेवलपमेंट वर्क को फंड करने के लिए, तो उसमें डिफरेंट जो एजुकेशन सेक्टर हो गया, हेल्थ सेक्टर हो गया, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, इन सब चीज़ों को फंड करने के लिए ये बनाया गया। इसमें सबसे बड़ा रोल यूएस का है, फिर जापान है, चाइना भी है, तो सबके ये शेयर्स हैं इसमें। इसमें भी वेस्टर्न कंट्रियों का डोमिनेंस है ज़्यादा शेयर में, एडीबी में भी। उन्नीस दिसंबर 1960 इसका हेडक्वार्टर जो है मनीला में है, फिलीपींस। इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में है। जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है सबसे बड़ा, जापान और यूएसए सबसे बड़े शेयर होल्डर है, उसके बाद चाइना। इसके प्रेसिडेंट का नाम आपको करंट से अपडेट करना पड़ेगा। इसके लिए ये सब एग्जाम में कुछ भी पूछे जाते हैं तो आप लोग करंट से अपडेट करिए, क्योंकि इस समय कुछ भी लिखवा देने पे क्या होगा कि आप बार बार वही पढ़ेंगे, कंफ्यूज होंगे एग्जाम में।
फोकस एरिया एजुकेशन है, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट। इसका जो फोकस एरिया जहाँ पे ये लोन देगा जिन एरिया को कवर हो करेगा, एजुकेशन हो गए, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग, प्राइवेट सेक्टर को भी ये लोन देगा। रीजनल कोऑपरेशन एंड इंटीग्रेशन, मतलब क्षेत्रीय समन्वय को भी मेंटेन करेगा। ये सब बैंक जो बनाए जा रहे हैं, क्यों बनाए जा रहे हैं, क्या फायदा होगा इससे? अगर डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को ये लोग फंड कर रहे हैं, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इन सबको क्यों बनाए? कुछ पर्पस समझ में आ रहा, ऑब्जेक्टिव तो बता दिए सबके हमने। इससे फायदा क्या होगा ऑर्डर क्रिएट करने पे, सबको फाइनेंसेस देने पे? मतलब कुछ तो इंटरेस्ट होगा ना सभी मेंबर कंट्रियों का। अब डेवलप्ड कंट्रियां अगर उसमें शेयर होल्डर बन रही हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा। बिना बेनिफिट के तो कोई काम नहीं करेगा ना प्रॉफिट के। क्या प्रॉफिट होगा, कुछ लग रहा है? बताइए ना कुछ सोच के आप लोग। इंटरनेशनल रिलेशन बनाने का फायदा क्या है? इंटरनेशनल रिलेशन को ठीक है, क्या फायदा उससे? ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट और, लेकिन ये इनका क्या फायदा है? इनका जो ये बैंकों का रोल, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन बनाए गए जो डिफरेंट फंडिंग दे रहे हैं, सॉफ्ट लोन दे रहे हैं कम इंटरेस्ट पे डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियों को, तो उससे क्या फायदा है? क्योंकि इसमें ज़्यादातर शेयर होल्डर कौन है? डेवलप्ड कंट्रियाँ है ना। उससे डेवलप्ड कंट्रियाँ हैं तो उनको फंडिंग इसको दे रही है सब, डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड को। हाँ, उससे फायदा क्या हो रहा है उनको? कुछ तो फायदा होगा, तभी तो ये इंस्टीट्यूशन बने। बनेगी तो, लेकिन उससे डेवलप कंट्रियों को क्या फायदा? क्योंकि आप किसी की स्टेबिलिटी ऐसे तो बनाएंगे नहीं बिना फायदे के। बहुत कम रेट पे दे रहे हैं, बहुत कम रेट पे बहुत लॉन्ग टर्म के लिए दे रहे हैं। कहाँ से टाइम हो गया? 8:30 बजे क्लास स्टार्ट हुई है। कौन आ गया? ठीक है, रहने तो सर को ना, हम बात कर लेंगे। नहीं मन हो पढ़ने का तो बंद कर देते हैं फिर। बताओ क्या फायदा होगा उससे? कुछ सोचो ना यार। एक तो पहली बात, कहीं का भी एक्सेसिबल अगर चीजें होंगी तो ह्यूमन रिसोर्स जो होते हैं, मार्केट एक्सेस, जब सबके पास फाइनेंसेस होंगे, जैसे मिडिल वर्ग का इस समय इंडिया में क्या हो रहा है, लोगों के पास जॉब ज़्यादा बढ़ रही है, लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रही है ना, सर्विसेज बढ़ेंगी, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो उनकी कंपनियों को रिटर्न मिलेगा ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर वर्ल्ड बैंक फंडिंग करता है लॉजिस्टिक पे, तो ये क्या होगा वहाँ पे लोगों को सुख सुविधाएं बढ़ेंगी ना, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा सुधरेगी ना। वहाँ पे जब कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी तो उससे क्या होगा, उनका मार्केट ज़्यादा बढ़ेगा ना। तो मार्केट सबसे बड़ी चीज़ है कि फ़ायदा वहीं पे दिखेगा कि डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रियाँ अगर ऊपर बढ़ेंगी तो उससे उन्हें मार्केट मिलेगी ना उनकी कंपनियों के लिए। और उनके पास मेन फाइनेंसेस का सोर्स क्या है? कैपिटलिस्ट कंट्रियों के पास सारी बड़ी कंपनियों से ही मिल रहे हैं ना उन्हें। कारपोरेट ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ा है वो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन से ही तो बढ़ा है।
तो जो सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करते हैं, कोई आपदा आई या उसमें रिकंस्ट्रक्शन में जो खर्चे हुए, वो चीज़ें निकल के तो आता है ना। पहला तो मार्केट और एक्सेस हो गया, अब उसके बाद उनकी कंपनियों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी और भी चीज़ें जो मिलती हैं, क्या कहते हैं, चीप लेबर, ये सब चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी ना। तो इसीलिए ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेशन होगा और ग्लोबलाइजेशन का जो बढ़ावा दिया जाता है इसीलिए दिया जाता है। तो जैसे पहले कंपनियां बनी थी जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आप लोग पढ़ते होंगे हिस्ट्री में, तो उस समय क्या मार्केट ही तो खोजी गई थी, मार्केट की खोज में ही तो निकले थे सब। तो धीरे धीरे एक्चुअली में वहाँ से रॉ मटेरियल भी मिलने लगा, रॉ मटेरियल मिला तो फिर अपना कि इसी तरह एक्चुअली में डिफरेंट काइंड ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा। फिर बाद में और जो वर्ल्ड लेवल पे क्लाइमेट के ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, इन्वायरमेंट के जो ऑर्गेनाइजेशन बने, उस समय क्या है, उस समय ये है कि जो भी यूज हो रहा है जिस कंट्री में, कार्बन अगर प्रोड्यूस हो रहा है किसी कंट्री में, तो वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को इफेक्ट कर रहा है ना, उसको भी देखना पड़ेगा कि उसको सस्टेनेबल वे में यूज रहे। क्योंकि एक जगह अगर कार्बन ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा तो ग्रीन हाउस गैसेस कहीं बहुत ज़्यादा बन रही किसी कंट्री में, ऐसा है नहीं उसी कंट्री के ऊपर वो तो ऑल ओवर वर्ल्ड पे इम्पैक्ट करेगा ना। तो उसको एक्चुअली मिनिमाइज करने के लिए टेक्नोलॉजियाँ ट्रांसफ़र होती हैं। तो जब तक सबके इंटरेस्ट नहीं इन्वॉल्व होंगे तब तक कोई ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा क्या? नहीं करेगा। तो अभी तक जितने ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने पढ़े, IMF, वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन सब बैंकों में क्या है, वेस्टर्न वर्ल्ड का बोलबाला है, उनकी ही चलती है ज़्यादा, उनके ही प्रेसिडेंट डिफाइन होते हैं। तो इन सब की वजहों से इन सबको काउंटर करने के लिए एशियन एरिया का ज़्यादा बोलबाल ना होने से, मतलब कि उनकी बातें उतना वैल्यू नहीं रखती, इसके लिए न्यू डेवलपमेंट जो ब्रिक्स वाला बनाया गया था उसको भी ध्यान में रख के बनाया गया। लेकिन वैसे पॉलिटिकली देखा जाए तो बनाया उसी लिए गया है, बट ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते उसको कि ऐसा उसको काउंटर करने के लिए। अब अगला बैंक जो बना है इसी में एशियन डेवलपमेंट बैंक के बाद AIIB, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक, उसमें चाइना एक्चुअली में मेजर रोल प्ले कर रहा है, चाइना मेजर रोल प्ले करता है उसमें। AIIB अगला टॉपिक है। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, ये एक अल्टरनेट सिस्टम के फॉर्म में बनाया गया वर्ल्ड बैंक, IMF और ADB के काउंटर में। इसका भी काम एक्चुअली में इंफ्रास्ट्रक्चर को लॉन्ग टर्म फंडिंग के लिए बनाया गया है। इसका मेन फोकस एरिया एशिया पैसिफिक रहेगा, मेन फोकस एरिया। ये बैंक प्रपोज किया गया था अक्टूबर 2013 में जी जिनपिंग द्वारा, चाइना के प्रेसिडेंट के द्वारा, मिस्टर जी जिनपिंग।
मिस्टर जी जिनपिंग, XIZIN, जी जिनपिंग, इसके 21 फाउंडिंग मेंबर थे। प्रपोज 2013 में किया गया, 2014 में एस्टेब्लिश किया गया है। एस्टेब्लिश कब हुआ? 2014 में। हेडक्वार्टर इसका है बीजिंग, चाइना में। बीजिंग, चाइना की कैपिटल क्या है? बीजिंग ना, वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है। क्या? 21 मेंबर्स थे फाउंडिंग मेंबर में। इसमें जो है चाइना मेजॉरिटी शेयर होल्डर है। इसका भी काम होगा एशिया पैसिफिक रीजन की इकोनॉमी को इंटीग्रेट करना और उनको इन्हेंस करना, इंटरकनेक्शन मेंटेन करना। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। AIIB का इंडिया भी फाउंडिंग मेंबर है। इसके भी प्रेसिडेंट का नाम आपको सर्च करना पड़ेगा। भाई ये सब फैक्ट पूछे जाते हैं, सब करंट से अपडेटेड आपको खुद ही अपडेट करना पड़ेगा। ये जब करंट पढ़ेंगे, मैगजीन जब होती है एग्जाम से जस्ट पहले जो आती है उसमें ये सब चीज़ें दी होती हैं, आप वहाँ से जब नोट डाउन कर लेंगे या खुद से खोज के पढ़ लीजिएगा। अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं ये भी देख लीजिएगा, क्योंकि हमारे नोट में 64 दिया, अभी का एग्जैक्ट पता नहीं। 64 मेंबर अभी हमें पता थे, लेकिन अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं AIIB के, हो सकता है आपको अपडेट करने पड़ेंगे। अब इसे पॉलिटिकली करेक्ट एक्चुअली में कैसे घोषित किया गया? इसको एक्चुअली में आप देख रहे हैं काउंटर के फॉर्म में क्रिएट किया गया, क्योंकि यहाँ पे बाकी बैंकों में वेस्टर्न वर्ल्ड का USA वगैरह का ज़्यादा बोलबाला है, चाइना वगैरह की उतनी शेयर होल्डिंग नहीं है। इस बैंक में चाइना की शेयर होल्डिंग है। चाइना ने अगर ये बैंक बनाया है, प्रपोज किया है, तो बहुत सी चीज़ें चाइना को फ़ायदा होगी ना। चाइना अपने मतलब के अलावा तो बनाया नहीं, तो उसको अपने एक वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, इंटरनेशनल रिलेशन आप लोग नहीं पढ़े हैं ना, ठीक है। आप लोग इसकी थोड़ा देख लीजिए कि चाइना का कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट चला रहा है, OBOR है, और 2-3 एशियन कंट्रियों में अपने मार्केट के लिए। सबसे बड़ा जान लीजिए मार्केट एक्सेस का, तो मार्केट एक्सेस का डोमिनेंस अगर US का यहाँ एशिया एरिया में ज़्यादा हो जाएगा, उससे जो और भी अच्छे से डेवलप्ड कंट्री या फास्ट ग्रोइंग कंट्रियाँ हैं उन्हें प्रॉब्लम होगी ना। तो इसलिए उसको काउंटर करने के लिए ये बैंक बनाया गया है। समझे आप? नहीं समझ आया? क्या नहीं समझ आया बताओ? अभी जो पॉइंट बोले, किसी रीजन में, जैसे अब आपका गांव है, उस गांव में ज़्यादातर लोग ऐसी बैंक से ले रहे हैं जहां पे आपका डोमिनेंस ना हो, मतलब आप उस एरिया के बहुत अपना, आपकी कंट्री है, अपना कोई मान जान है, तो आप अपना मार्केट एक्सेस अपने अगल बगल जो मार्केट एक्सेस चाहेंगे आपकी कंपनियों का, वो अपने अगल बगल आप कैप्चर करना चाहेंगे ना। अगर वहाँ पे कोई बाहर से कैप्चर करेगा मार्केट एक्सेस, क्योंकि लोग आपके प्रति सिंपैथेसाइज कम होंगे। जब आप उनको सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करेंगे, आप उनके यहाँ काम करेंगे,
मतलब डेवलपमेंट का काम किए उनकी कंट्रियों में, तो लोग ज़्यादा सिंपैथेसाइज होकर आपकी कंपनियों, आपकी कंट्री में प्रोड्यूस हुए सामान को क्या करेंगे, तरजीह देंगे। तो इसलिए डोमिनेंस को ख़त्म करने के लिए ये पैरेलल सिस्टम क्रिएट किया जा रहा है। और चाइना जितने प्रोजेक्ट चला रहा है इंटरकनेक्शन के, वो चीज़ें भी इसके थ्रू फंड करेगा वो। ये सब चीज़ें जितनी भी बैंकिंग वाली बताई, ये सब चीज़ें एक्चुअली फैक्चुअल चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ समझने को नहीं है। बट ये है कि इन सब के एप्लीकेशन पार्ट जो हैं, क्या क्या इसके यूजेस हैं, वो इंटरकनेक्शन आपको ऑलवेज मेंटेन करते चलना पड़ेगा। इग्नू का मटेरियल मैं इसके लिए शेयर करूंगा। एक्चुअली मैं इसका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का हिंदी में मटेरियल अभी मुझे मिला नहीं था, अभी स्टार्टिंग में ही मैंने बताया जब कुछ ही बच्चे थे, तो और एक्सटर्नल सेक्टर के कुछ, तो वो मैं उसमें शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और विज़न वाले में ये चीज़ें कवर नहीं है। बाकी बचा इकॉनमी में अभी कैपिटल मार्केट बताना है, उसके बाद सारे अप्लाइड पार्ट एक तरफ से आ जाएंगे। उसके क्या कहते हैं, आपका एग्रीकल्चर सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर सारे हैं जितने भी, रोड, रेल, ये सब, पावर सेक्टर, ये सब चीज़ें, एनर्जी सेक्टर, ये सब रह जाएगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहेंगी पैरेलली। और बीच में एक्चुअली में कुछ क्वेश्चंस कराने हैं हमें उसके प्रीलिम्स के। मेंस के क्वेश्चन तो अभी एक्चुअली में होल्ड किए जाएंगे या कुछ क्वेश्चंस करा देंगे बीच में, लेकिन ये देखते हैं टाइम कितना बचता है हमारे पास। फिर बीच में कुछ माइक्रो इकोनॉमिक्स के टर्म्स भी बताने हैं, और ग्राफ अभी बच रहे हैं, ग्राफ्स, डिफरेंट काइंड ऑफ ग्राफ्स, और कुछ रिपोर्टें और बतानी है इसमें। ये टॉपिक में, ये टॉपिक क्या कल अभी कुछ चीज़ें बताएंगे इसमें, और रिपोर्ट्स जो हैं वो चीज़ें और बताएंगे। फिर कैपिटल मार्केट स्टार्ट करेंगे। और आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथ में करते रहिए, उससे क्या होगा, थोड़ा आपकी जल्दी चीज़ें कवर हो जाएंगी।